ग्राफ आपको दिख जाए तो यहाँ पे इस रिलेशन के आधार पे बोलिए लाइव हो रहा, ठीक है, कल यही तक पढ़ाएगा तो उससे आगे कंटिन्यू। अब यहाँ पे देखिए ये ऐसा हो गया, तो यहां से हम लोग क्या बोले थे कि यहां से बोले थे अगर आपको निकालना है क्या, यहां से निकालना है आई का अपना डेफिनेशन क्या है, तो शुरू से बताया जा रहा है कि I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इसके बराबर होगा। तो अगर I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी के बराबर है तो यहां से डी क्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो इंटीग्रेशन डी क्यू इक्वल टू आई डी टी इसके बराबर होगा। अब ये सब बात इसीलिए तो इतना पढ़ाया गया था आपको फर्स्ट ईयर के पार्ट में कि अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन आता है तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि एरिया अंडर आईटी ग्राफ इसके बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर यहाँ का इंटीग्रेशन होना चाहिए। इंटीग्रेशन का डेफिनेशन ही है एरिया। अब यहाँ पे देखिए एरिया निकालने जाएंगे तो 3 सेक्शन में है। पहला एक दिख रहा है कि रेक्टेंगल है, दूसरा दिख रहा है एक ट्रेपीजियम है, और तीसरा दिख रहा है एक ट्रायंगल है। रेक्टेंगल के लिए एरिया देखोगे तो इसका एक साइड 5 सेकेंड है और दूसरा साइड 2 एम्पियर है, ये पहला वाला निकल गया। ट्रेपीजियम का एरिया जो होता है वो 1/2 इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो हाइट किसके बराबर, इसी को मानिए तो 5 to 9 है, तो वो 4 के बराबर। सम ऑफ पैरेलल साइड, तो एक साइड 2 है और एक साइड 4 है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 + 4 उसके बराबर। सबसे लास्ट एक ट्रायंगल वाला पार्ट है, तो ट्रायंगल वाले पार्ट को देखिएगा तो 1/2 इंटू इसका बेस देखिएगा तो 3 के बराबर, और हाइट तो इसका भी ये पार्ट 4 के बराबर है। यहां से सॉल्व कीजिए तो 5 इंटू 2 ये पार्ट हो गया पहला 10 कूलम्ब, दूसरा वाला हो जाएगा आपका 2 से इसको काट दीजिए तो 6 इंटू 2 12 कूलम्ब, और तीसरा वाला पार्ट को देखिएगा तो 12/2 6 के बराबर। टोटल कितना का आ गया, तो टोटल 28 कूलम्ब का आपका क्यू जो है इतना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया गया होगा। तो करंट का बेसिक डेफिनेशन आगे किसी कॉन्सेप्ट में भी जरूरत पड़ सकता है, और इस बेसिक डेफिनेशन के ऊपर भी आप डायरेक्ट करंट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहां से। चलिए इसको हटा दिया जाए। चलिए तो अगला बात जो हम लोगों को बोला गया था प्रीवियस क्लास में कि शुरू किया जाएगा, वो क्या बात था, तो वो था मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर्स। कि करंट का जो फ्लो होता है वो या तो कंडक्टर से होगा या तो सेमीकंडक्टर से होगा। तो जब सेमीकंडक्टर अपना आएगा एज अ टॉपिक तब देखेंगे सेमीकंडक्टर में कैसे होता होगा। देखिए अगर बाहर से कंडक्टर का अगर अपना फीचर बोला जाए तो कंडक्टर के बारे में बोला जाता है कि कंडक्टर्स के पास क्या है कि बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कि 1-1 मीटर क्यूब वॉल्यूम लिया जाए अगर कॉपर एल्यूमिनियम ऐसे लोगों का तो लगभग 10⁻28 10⁻29 इतना अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। कि हर एटम के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो 1 मोल में कितना एटम है और उस हिसाब से कितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होगा। तो एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे प्रेजेंट है। अगर नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, कि बाहर से कोई फील्ड अगर प्रेजेंट नहीं है, नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, क्या बोला जाएगा, नो एक्सटर्नल फील्ड इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन रैंडम डायरेक्शन। कि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मोशन तो हमेशा होता ही रहता है। काइनेटिक थ्योरी भी बोला था कि जैसे गैसेज में होता है सॉलिड में भी होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैठे हुए हैं कि E-, और सब अपना अपना हिसाब से कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। रैंडम मोशन इस तरीके का हो रहा है सभी लोगों का कि मोशन में कोई सिंक्रोनस मोशन नहीं हो रहा है, सब एक दूसरे का ऐसा हो रहा है। अब देखिए क्या बोला जाएगा कि व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड। तो जब बाहर से फील्ड अप्लाई किया जाएगा कि व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड इट exerts force on the
फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है अब इनका मोशन जो है वो सिंक्रोनस हो गया, कि ये क्या करते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाना शुरू करते हैं, कि व्हेन एन एक्सटर्नल फील्ड इज अप्लाइड इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। पर्टिकुलर डायरेक्शन वो क्या करता है, तो वो चीज जो होता है विच कॉन्स्टिट्यूट द करंट, कि जिसकी वजह से करंट का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे अगला स्लाइड में देखते हैं पैरामीटर्स, बट यहाँ पे देखिए अब हम लोग देखेंगे कि शुरुआत में केवल इलेक्ट्रिक फील्ड था, बाद में क्या हुआ, कुछ देर तक फील्ड और पोटेंशियल दोनों चला, तो आज आखिरी बार है कि फील्ड और पोटेंशियल दोनों चलेगा। इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल चलेगा, जब तक हम लोग पढ़ेंगे तब तक पोटेंशियल डिफरेंस ही मेन होगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या है, अगर आपने मान लीजिए V नाम का पोटेंशियल अप्लाई कर दिया है तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला लो पोटेंशियल पे है। बहुत पहले बोला गया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, तो ये वाला हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला लो पोटेंशियल पे है। बैटरी का मतलब यही है। तो इस कंडक्टर के अक्रॉस जो है एक एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई कर दिया गया है, जिसका वैल्यू क्या है, जिसका वैल्यू E के बराबर है, कि एक्सटर्नल फील्ड इस कंडक्टर के अक्रॉस इस तरीके से अप्लाई हो गया है। दोनों का आप रिलेशन भी जानते हैं कि dV इक्वल टू E इंटू डेल्टा आर होता है। तो यहाँ पे dV पोटेंशियल कितना से गिरा है, तो V से 0 हो गया, मतलब डेल्टा भी V के बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू L, तो यहाँ पे अप्लाइड पोटेंशियल जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इसका वैल्यू क्या होगा, V इक्वल टू E इंटू L ऐसा होगा। अब देखिए क्या होना चाहिए, ये अगर इससे आगे बढ़े तो हो गया सभी लोग का, यहां तक कर लीजिए कॉपी। तो इससे आगे अगर देखेंगे तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या प्रॉपर्टी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड exert force on the electrons in the opposite, की याद कीजिए इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज के लिए क्या बोला गया था, जो निगेटिव चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मूव करेगा प्लस Q चार्ज और माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दीजिए, यहाँ पे फील्ड छूट गया, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सर्ट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, कि फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट में ये क्या करेंगे, ये फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो ड्यू क्या होगा, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कि इसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड में। अभी बनाया जा रहा है उसका फिगर, ये अगला बात हो गया। अगला जो इंपॉर्टेंट दो बातें आपको पढ़ना है, कि पहला बोला जाता है क्या, उसको बोला जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। तो ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब क्या हुआ, कि द एवरेज स्पीड विथ विच एन इलेक्ट्रॉन मूव इनसाइड अ कंडक्टर इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड। कि देखिए ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड का मतलब यह हुआ कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से आपने देखा कि जो थोड़ा देर पहले रैंडम मोशन था वो रैंडम मोशन अब नहीं रहा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे अगर प्रीवियस में देखा ये कैसे अप्लाई किया गया है, तो अब देखिए सभी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन क्या हो गया है, सिंक्रोनस हो गया है कि वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट स्पीड। इसी का एक्सप्रेशन हम लोग निकालना चाहते हैं। अब ड्रिफ्ट स्पीड से आगे बढ़ते हैं, तो ड्रिफ्ट स्पीड से आगे जो अगला इंपॉर्टेंट टर्म है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। कि रिलैक्सेशन टाइम का क्या मतलब हुआ समझिए कि देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो थोड़े देर बाद वो एक अन्य इलेक्ट्रॉन से टकरा जाएगा। मान लीजिए कि ये 1 नंबर का आपका इलेक्ट्रॉन है और ये 2 नंबर का है, ठीक है। ये इधर की ओर मूव कर रहा था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि 2 नंबर के इलेक्ट्रॉन से 1 नंबर का इलेक्ट्रॉन टकराया। फिर क्या होगा, फिर देखेंगे कि 2 नंबर वाला आगे बढ़ा और 1 नंबर वाला भी उसके पीछे से आ रहा है। तो अब देखो ये दोनों ऐसा बढ़ रहा है। थोड़े देर बाद 2 नंबर वाला क्या होगा, तो 2 नंबर वाले को देखोगे कि ये 3 नंबर से जाके टकरा जाएगा। तो यहां पे ये बात सोचिए कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट नहीं हो रहा है। कंटिन्यूअस एक्सेलरेट होने का मतलब क्या है कि यहां पे आपने किसी चीज को धक्का मारा, सामने वो किसी चीज से टकरा गया, रुक गया, फिर आपने धक्का मारा, फिर टकराया, फिर चल रहा है। तो ये जो मोशन है वो इंटरमिटेंट है। काइनेटिक थ्योरी में भी ऐसा ही होता है कि गैस मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूअस मोशन में नहीं है। ये आया यहां से टकराया, सब अपना वेलोसिटी लूज कर गया, फिर तेज हुआ। तेज क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अभी उसी चीज को देखना है। तो रिलैक्सेशन टाइम को पहले समझ लीजिए कि क्या बोला जाता है कि द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कि बैक टू बैक कोलिजन में द टाइम बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन्स इज कॉल्ड, क्या इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कि इसी को क्या बोला जाएगा, इसी को बोला जाएगा कि ये है अपना रिलैक्सेशन टाइम। क्या ये है रिलैक्सेशन टाइम टाउ। कि कोई चीज को मान लो यहां पे अब देखते हैं ड्रिफ्ट स्पीड के एक्सप्रेशन में, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आप जानते हैं फोर्स लगेगा, सब कैलकुलेट कर देंगे। तो अभी ये दोनों बात समझ में आया, पहला कि मूव करेगा तो स्पीड होगा कुछ और जाके किसी से टकरा जाएगा। 1 नंबर 2 से टकराया, फिर 1 नंबर किसी और से टकराएगा, उसके बीच में जो टाइम गैप है उसी को रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। चलिए इससे आगे देखते हैं। तो इससे आगे जिसके लिए ये सब पढ़ रहे हैं, तो पहला एक्सप्रेशन जो हम लोग निकालने वाले हैं वो क्या है, एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट स्पीड। कि ड्रिफ्ट स्पीड के लिए आपको एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखो यहां पे सबसे पहला बात जो है कि फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि अभी अभी आपने 2 फिगर बनाया है, तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखिएगा। तो अब मैं किसी एक इलेक्ट्रॉन को ही पकड़ता हूं, तो यहां पे देखिए ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया है। ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण किसी भी चार्ज पार्टिकल पे अगर वो निगेटिव है तो अपोजिट टू द फील्ड डायरेक्शन फोर्स लगेगा। तो F इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, तो Q इंटू ई के बराबर। यहां पे फोर्स होगा किसके बराबर, तो मास किसका, इलेक्ट्रॉन का मास इंटू किसका वैल्यू, इंटू आपका एक्सेलरेशन, इसका वैल्यू Q। तो Q किसके बराबर है, Q अपना इलेक्ट्रॉन के ऊपर E के बराबर चार्ज होता है, इंटू ई। तो एक्सेलरेशन का पहले भी आपने बहुत बार
एक्सप्रेशन देखा है क्या कि एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होना चाहिए उसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, तो वो E इंटू ई डिवाइडेड बाई m इसके बराबर एक्सेलरेशन आएगा इलेक्ट्रॉन पे। सिंपल सा बात है, ये एक चार्ज पार्टिकल है, इसके ऊपर फोर्स लगाया इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F इक्वल टू एम ए होता है, और यहां से फोर्स QE के बराबर, Q कितना है, स्मॉल e के बराबर, तो इतना का एक्सेलरेशन इसको हमेशा मिल रहा है। अब देखो यहां पे क्या होता है कि जैसे ही मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक कोलिजन किया, तो इसके पास स्पीड शुरुआत में क्या है, 0 के बराबर है। ये वाला एक्सेलरेशन इसके पास हमेशा था, तो अगला कोलिजन करने तक इसको कितना टाइम मिल रहा है, तो टाउ के बराबर टाइम मिल रहा है, एक्सेलरेशन a के बराबर मिल रहा है। इसका फाइनल स्पीड बढ़ के क्या हो गया, ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर हो गया। अब देखो जैसे ही इसने कोलिजन कर लिया, जैसे ही इसने कोलिजन कर लिया, फिर से क्या हुआ, फिर से अगर इसी को देखोगे, फिर से u इक्वल टू 0 हो गया। अगला कोलिजन तक इसको मौका मिला है, अपना स्पीड बढ़ाओ, अपना स्पीड बढ़ाएगा, फिर से ड्रिफ्ट स्पीड के बराबर गया, फिर से कोलिजन हो जाएगा। यही बात बोला जा रहा है कि कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगा दो और उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो 1 सेकंड बाद अगर वेलोसिटी देखोगे तो 2 के बराबर, 2 सेकंड बाद देखोगे तो मान लीजिए 4 के बराबर, 10 सेकंड बाद देखोगे तो 20 के बराबर। यहां भी एक्सेलरेशन लगा हुआ है, लेकिन कंटिन्यूअसली इसीलिए नहीं बढ़ रहा है कि 2 सेकंड बाद किसी से टकरा गया, फिर से 0 कर लिया, फिर 2 सेकंड मौका मिला, तो 2 सेकंड मौका मिला के जैसे ही 2 पे आया, फिर किसी से टकरा लिया, फिर 0 कर लिया, इसीलिए स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ नहीं पाता है। तो यहां के लिए देखिएगा, तो u का वैल्यू आफ्टर एनी कोलिजन 0 के बराबर होगा। एक्सेलरेशन तो हमेशा का अप्लाइड ही है, ई डिवाइडेड बाई m इसके बराबर, और किसी 2 कोलिजन के बीच में जो टाइम मिला है, जितना देर के लिए मैक्सिमम ये एक्सेलरेशन यूज हुआ है, वो टाउ के बराबर है। हम लोगों का बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है कि फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू u प्लस at इसके बराबर होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड जो होना चाहिए a इंटू टी कीजिए, तो ई डिवाइडेड बाई m इंटू टाउ, ये किसका एक्सप्रेशन आ गया, आपका ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन आ गया। कि ड्रिफ्ट स्पीड क्या होता है, तो ड्रिफ्ट स्पीड वो स्पीड है जिससे इलेक्ट्रॉन आपका मूव करता है किसी कंडक्टर में। वो आया कैसे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा, जिस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन की वजह से स्पीड 0 से तो बढ़ता है, लेकिन टाउ टाइम के बाद फिर कोलिजन करके 0 कर लेता है, फिर 0 से बढ़ता है, टाउ टाइम के बाद फिर कोलिजन करके 0 कर लेता है। तो इस पूरे प्रक्रिया में जो एवरेज स्पीड मिला है उसको, वो किसके बराबर मिला है, इसके बराबर। इसको इस फॉर्म में रखा है। हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल टू किसके बराबर, E इंटू एल के बराबर होता है। तो ड्रिफ्ट स्पीड का एक और एक्सप्रेशन हो सकता है क्या, E इंटू वी डिवाइडेड बाई एम एल इंटू टाउ। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में याद है तो ड्रिफ्ट स्पीड का आपके पास एक और एक्सप्रेशन आ गया। तो ये इस तरीके से ड्रिफ्ट स्पीड के लिए आपका एक्सप्रेशन है, ई वी इंटू एम एल इंटू टाउ, इसके बराबर ये ऐसा हो रहा है। तो पहला बात कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से कंडक्टर के अंदर क्या है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ है, वहां से ई भी इक्वल टू एम एल बाई टाउ इसके बराबर होगा। तो ये आपका फर्स्ट एक्सप्रेशन है, इसको याद रखना है। यहां से एक टर्म डिफाइन किया गया है कि ड्रिफ्ट स्पीड से आगे बढ़ते हुए VD पे वेलोसिटी जब 0 से एक्सेलरेट होके VD के ऊपर में आया, किसी से टकरा गया, फिर से 0 हो गया, फिर 0 से एक्सेलरेट होके VD पे आया, किसी से टकरा गया, फिर 0 हो गया, फिर 0 से एक्सेलरेट करके VD तक गया,
फिर किसी से टकरा गया, तो यही काम तो रिपीट हो रहा है कि जैसे बोला गया कि यहाँ कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट हो रहा है, यहाँ कंटिन्यूअसली एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, कुछ देर के लिए मौका मिला। यही तो बोल रहे, एक आदमी को तुम धक्का मारो, धक्का मारोगे तो वो एक्सेलरेट होगा, किसी से टकरा के वो जीरो हो गया, फिर धक्का मारो फिर एक्सेलरेट होगा, फिर किसी से टकरा के जीरो हो गया। तो यही चीज रिपीट होते रहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जीरो से VD जाता है, किसी से टकरा गया फिर से जीरो हो गया, फिर जीरो से VD उसको आपका एक्सेलरेशन लेके जाएगा, फिर टकरा जाएगा, फिर जीरो हो जाएगा, फिर जीरो से VD लेके गया, फिर टकरा गया, फिर जीरो हो जाएगा। तो ये काम कंटिन्यूअसली रिपीट होते रहता है किसी भी कंडक्टर में। चलिए अगला बात देखते हैं। तो अगला बात, एक टर्म डिफाइन किया गया है, इसके बारे में पूछा भी जाता है। तो मोबिलिटी नाम का एक टर्म है। तो मोबिलिटी किसको बोलते हैं कि द रेशियो ऑफ द ड्रिफ्ट स्पीड एंड द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड मोबिलिटी, कि इसी को मोबिलिटी बोलते हैं। तो म्यू इक्वल टू क्या होना चाहिए, तो अप्लाइड जो आपका ड्रिफ्ट स्पीड आया है तो ऊपर में होना चाहिए ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू, कि ऊपर में देखिए तो ये आपका ड्रिफ्ट स्पीड है डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा यहां से अगर वैल्यू पुट कर दे ड्रिफ्ट स्पीड का, तो अगला टर्म में इसको तो डेफिनेशन में रख दीजिए कि अगर इसका ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ड्रिफ्ट स्पीड के वैल्यू को पुट करने से देखिए यहां पे क्या होगा, म्यू इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय एम, बाहर में था टाउ। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको एक्सेलरेशन आता है v इक्वल टू यू प्लस एटी से ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन ऐसे ही आपका रिटा जाएगा। तो म्यू इक्वल टू देखिए तो क्या क्या बच गया, ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम इसके बराबर। तो यहां पे एक चीज आप क्या देख सकते हैं कि आगे देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें मटेरियल प्रॉपर्टी है। देखो ड्रिफ्ट स्पीड मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, ड्रिफ्ट स्पीड मटेरियल का प्रॉपर्टी नहीं है, कहने का मतलब ये है कि ये अगर ड्रिफ्ट स्पीड को देखिएगा तो ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। जहां पे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे, फील्ड किस पे, पोटेंशियल पे डिपेंड करता है, उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। लेकिन मोबिलिटी को देखो तो यहाँ पे ई ये दुनिया का एक कांस्टेंट है जो सबके लिए बराबर, एम किसका, सब जगह एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, टाउ रिलैक्सेशन टाइम सभी का अपना प्रॉपर्टी होता है। तो ये क्या हो गया, तो ये आपका प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होता है कि मोबिलिटी जो है वो मटेरियल टू मटेरियल अलग अलग होगा सबका। और टाउ जो है जिसको हम लोगों ने रिलैक्सेशन टाइम बोला है, रिलैक्सेशन टाइम जो है ये भी एक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ही है कि जो मटेरियल जैसा होगा उसका रिलैक्सेशन टाइम जो होगा उसी हिसाब से उसका रिलैक्सेशन टाइम होगा, इस तरीके का। तो रिलैक्सेशन टाइम भी क्या है, ये भी प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। तो ये दोनों बात हम लोग देखे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका करंट का कंस्टिट्यूट हो रहा है, और जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसको निकालना मैंने पहले ही कहा बहुत आसान है, v इक्वल टू यू प्लस एटी, यू जीरो के बराबर है, ए कहां से, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, टी किसके बराबर, टाउ के बराबर। एक लाइन में इसका एक्सप्रेशन आप ला सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 था। चलिए पॉइंट नंबर 2 यहां पे पढ़ते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला जाता है कि अब ड्रिफ्ट स्पीड को समझ लिए हैं, तो रिलेशनशिप बिटवीन किसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन करेंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड, कि आगे हम लोग क्या देखेंगे कि जो करंट है वो ड्रिफ्ट स्पीड के ऊपर बहुत ड्रास्टिकली डिपेंड करता है। कि यहां से देखिए कि अगर ये मान लो एक कंडक्टर है, तो ये एक कंडक्टर है, तो कंडक्टर के ज्योमेट्री से रिलेटेड अगर दो बातों को अब बारी बारी से देखते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म होता है जिसको स्मॉल एन बोला जाता है। स्मॉल एन का मतलब क्या है,
स्मॉल एन का मतलब है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, की यूनिट वॉल्यूम में किसके पास कितना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये कंडक्टर का प्रॉपर्टी है कि कॉपर के लिए अपना होगा, एल्यूमिनियम के लिए अपना होगा, सिल्वर के पास अपना होगा, कि जो स्मॉल एन है फॉर एग्जांपल ऐसा हो सकता है 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स क्या पर मीटर क्यूब, कि इस तरीके से कि 1 मीटर क्यूब का अगर एक लिया जाए तो उसमें इतना नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस तरीके से आपको बताया जाएगा। ये यहाँ का प्रॉपर्टी हो गया। ए क्या है आपका, तो ए है आपका एरिया ऑफ द कंडक्टर, और एरिया में भी कौन सा एरिया, तो क्रॉस सेक्शन एरिया। वैसे भी करंट में यही वाला एरिया जो है जिससे करंट फ्लो करता है वो मैटर करता है। एल आपका क्या है, तो एल है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, कि जो आपने कंडक्टर लिया है उसका लेंथ किसके बराबर है, ऐसा। अब यहां से देखो तो इससे आगे बढ़ते हैं तो यहां से VD के बारे में, बाकी टर्म के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। I इक्वल टू क्या है, अगर I इक्वल टू आपका करंट थ्रू कंडक्टर है, कि I जो है उसका नाम मतलब I सिंबल तो है ही करंट के लिए सब जगह यूज करने के लिए, तो I क्या है, करंट थ्रू किसके, अगर करंट थ्रू कंडक्टर है तो यहां से एक बहुत ही फेमस एक्सप्रेशन होता है कि I इक्वल टू NAE इंटू VD, इसके बराबर होता है कि करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में ऐसा रिलेशन है कि I इक्वल टू NAE इंटू VD इसके बराबर। तो ये पहला बात आ गया आपका कि I का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि I और इसके बीच में ये ऐसा रिलेशन है। तो ये पहला बात है कि I और इसके बीच में आपको रिलेशन पता चला। चलिए दूसरा बात, यहां से तीनों चीज को अब कंबाइन करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, यही पे मैकेनिज्म खत्म हो जाएगा, फिर सारा प्रॉब्लम आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले सारी बातें समझ लीजिए। अब ओम आए तो ओम देखो, अगर मान लो रजिस्टर के बारे में बोला जाए तो रजिस्टर भी एक कंडक्टर ही है। रजिस्टर क्या है, बोला जाता है जिसके थ्रू करंट का फ्लो हो वो कंडक्टर होता है, तो रजिस्टर से भी तो करंट फ्लो करता है। तो वही बोला गया कि रजिस्टर के बारे में ओम्स लॉ से आप जूनियर क्लासेज से ही पढ़ते आते हैं कि क्या बोला जाता है कि द करंट थ्रू a wire is directly proportional to the applied potential difference। कि करंट थ्रू वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के। तो उसी को जो ऐसे हम दिखा रहे हैं ना, बाद में उसी को कोई ऐसे दिखा देगा तो इसको आप रजिस्टर बोलना शुरू कर देते हो कि भाई ये रजिस्टर है, कि बार बार वैसे नहीं, सिंबल में जो वो है वही ये है, उसको ऐसे दिखाया जा रहा है विथ प्रॉपर ज्योमेट्री, और यहाँ पे क्या है सिंपली ऐसे बना दिया गया। तो यहाँ पे देखो कितना का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है, तो भी नाम का यहाँ भी अप्लाई किया गया था, भी नाम का, कि यहाँ पे अगर इतना का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया गया है तो बोला गया कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा भी का, जानते भी हैं 10 वोल्ट का बैटरी होगा तो ज्यादा करंट होगा कंपेयर टू 2 वोल्ट के तुलना में। अब इसी को घुमा दिया गया और बोला गया V इक्वल टू भी प्रोपोर्शनल होगा I के, और V इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो V इक्वल टू IR, ये इसके बराबर होगा। और क्या बोला गया कि R जो है, R को नया नाम दिया गया कि R को क्या बोला गया, R को बोला गया रजिस्टेंस, की R क्या है, रजिस्टेंस ऑफ वायर है, कि ये वायर का रजिस्टेंस है। रजिस्टेंस नाम का एक नया प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया।
पहले उसको डिफाइन करते हैं, फिर इन्हीं दोनों को कनेक्ट करना है और लास्ट में कुल 6 फॉर्मूला लिखाया जाएगा, उसको फाइनली आपको याद रखना है कि सब कनेक्टेड हो जाएगा। तो देखिए अब अगला बात जो हम लोगों को पढ़ना है, तो अगला बात में आपको क्या पढ़ना है कि देखिए रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग बहुत पहले से पढ़ते हैं, बहुत जूनियर क्लास से पढ़ते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है। एक प्रॉपर्टी होता है कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स बाय वर्च्यू ऑफ विच दे अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम। ये इनका रेजिस्टेंस क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल्स का, जिसके कारण ये करंट के फ्लो को विरोध करते हैं। अब देखिए, अब दोनों साइड में, बाद में रेजिस्टेंस के ऊपर और डिटेल में आएंगे, अब दोनों साइड में पहले दोनों एक्सप्रेशन को ले आओ। तो देखो I इक्वल टू यहां से क्या आया था, एन ए ई इंटू वी डी, इसके बराबर, ये आपका एक साइड का एक्सप्रेशन है। और दूसरा एक्सप्रेशन क्या आया था, आई, यहां से अगर देखिएगा दूसरा एक्सप्रेशन में अगर देखेंगे तो दूसरा एक्सप्रेशन में आया कि आई इक्वल टू किसके बराबर, V बाई आर, इसके बराबर, कि V इक्वल टू आई आर होता है। यहां पे आके पुट करना सबको शुरू कीजिए। तो I इक्वल टू देखो, N तो N है, A तो A है, E को भी वैसे पुट कर दिया गया। ड्रिफ्ट स्पीड का एक्सप्रेशन याद कीजिए, तो E इंटू ई डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ, ये इसके बराबर आया कि ड्रिफ्ट स्पीड का यहां से एक्सप्रेशन होता है, पुट कर दिया गया। ठीक है, इसमें एक स्टेप और यहां से बढ़े तो V को कैसे लिख दिया गया कि I के बगल में या R के बगल में जो कुछ भी है, V इक्वल टू लिखने का तरीका तो हमेशा से यही रहा है, पहले कांस्टेंट उसके बाद I, ये ऐसा लिखा गया। यहां से देखिए तो अब क्या कर रहे हैं, I इक्वल टू एन ए ई इंटू ई इंटू कैपिटल ई का देखिए एक वैल्यू लिखा गया था कि E इक्वल टू जो होता है वो V बाई एल होता है, कि V इक्वल टू ई एल शुरू से लिखा जा रहा है, ड्रिफ्ट में लिखाया भी गया था। तो V बाई एल यहां पे नीचे में M था इंटू टाउ, इसके बराबर। अब देखो फाइनल एक्सप्रेशन अब आ रहा है कि यहां से देखिए कि I के बगल में जो बचा हुआ है उन सबको उठा के ले आओ। तो I के बगल में जो बचा हुआ है, जब उनको उठा के ला रहे हैं तो कुछ समझौता करते हुए उनको प्लेस कर रहे हैं कि देखिए M नीचे में था, M ऊपर चला गया, ऊपर में N था, N आ गया, उसके बगल में E था, E आ गया, उसके बगल में टाउ था, टाउ आ गया, उसके बगल में देखिए तो ऊपर में L चला गया, नीचे में A आ गया, और अगर यहां पे देखिए तो V आ गया। तो V इक्वल टू देखो यहां से इसी एक्सप्रेशन के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है, M डिवाइडेड बाई एन ई इंटू टाउ इंटू किसके बराबर, L बाई A, ये आपका एक एक्सप्रेशन हुआ, और उसके बगल में I ऐसा बचा हुआ है। ई स्क्वायर होना चाहिए, 2 बार आया है, सही बात है, और ई स्क्वायर होता भी है एक्सप्रेशन में। चलिए, तो ये हो गया किसका, एन ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टॉ एल बाई एल। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए किससे, V इक्वल टू आर आई से। तो यहां से आपने रेजिस्टेंस के वैल्यू को निकाला कि रेजिस्टेंस जो होना चाहिए किसी का भी, कैसे आया, दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रहेगा, वहां से कैसे आया है उसको याद नहीं रखना है, उसको उससे लाओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। R इक्वल टू M डिवाइडेड बाई एन ई स्क्वायर इंटू टाउ इंटू किसके बराबर, इंटू L बाई A, इसके बराबर। और यहां से क्या बोला जाएगा कि R इक्वल टू, देखिए ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि यहां पे अगर अलग अलग टर्म को देखिएगा, यहां पे अगर अलग अलग टर्म को देखिएगा
तो देखो कौन कौन मटेरियल प्रॉपर्टी है। m अपने हाथ में है नहीं, m जो है वो इलेक्ट्रॉन का मास है तो वो अपने हाथ में है नहीं। जो अपना E है वो भी इलेक्ट्रॉन के लिए है तो पूरे दुनिया में कांस्टेंट है। और अगर जो बचा हुआ दो टर्म को देखिएगा तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले ही बोला गया, वो कॉपर के लिए अपना, एल्यूमिनियम के लिए अपना। रिलैक्सेशन टाइम बोला गया, तो ये दोनों को देखिए तो ये दोनों एक फिक्स्ड कांस्टेंट है दुनिया के सभी मटेरियल्स के लिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एक फिक्स कांस्टेंट है। और एन और टाउ जो है वो किसके लिए फिक्स है, तो वो फिक्स है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, कि ये लोग किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, इनका कोई लेना देना नहीं है कि उस मटेरियल का लेंथ कितना है। जैसे मान लो कॉपर का इतना छोटा टुकड़ा हो या इतना बड़ा टुकड़ा हो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जैसे डेंसिटी है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर का डेंसिटी है, तो वो तो फिक्स ही रहेगा। कॉपर वायर चाहे 1 किलोमीटर का हो चाहे 1 मीटर का हो, रिलैक्सेशन टाइम तो फिक्स ही रहेगा। तो मतलब ये पांचों प्रॉपर्टी को मिला के एक नया प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया गया कि ये लोग सभी के लिए फिक्स है। तो m डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर इंटू टाउ, और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया क्या, इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया रेजिस्टिविटी, कि ये है रेजिस्टिविटी। और ये क्या है, ये एक प्रॉपर्टी बन गया फाइनली किसका, तो ये एक प्रॉपर्टी बन गया फाइनली मटेरियल का, कि हर मटेरियल का अपना रेजिस्टिविटी होगा। जैसे कॉपर है तो कॉपर के लिए कॉपर का रेजिस्टिविटी, आयरन है तो आयरन के लिए आयरन का रेजिस्टिविटी, गोल्ड है तो गोल्ड का रेजिस्टिविटी। जैसे ऑर्डर तो अभी हटा दिया गया है सिलेबस से, कि जैसे रो जो है अगर अपने घरों में जो सिल्वर का वायर बने तो सबसे अच्छा है कि जो रो है अपना सिल्वर का, वो सबसे क्या होता है, सबसे कम होता है, कि अगर घरों में सिल्वर का वायर हो तो सबसे एक्सीलेंट होगा वायरिंग अगर सिल्वर से हो तो। फिर उसके बाद नंबर आता है किसका, तो उसके बाद नंबर आता है आपका कॉपर का, सिल्वर क्या बोलते हैं AG, तो रो आएगा उसके बाद कॉपर का, उसके बाद रो आएगा एल्यूमिनियम का, फिर आपका रो ऑफ स्टील, स्टील बहुत ही खराब वायर बनेगा। तो सबसे कम रेजिस्टेंस जो है वो किसका है, वो सिल्वर के लिए है। इस तरीके से यहां पे होगा। तो यहां पे यही बात को बताने की कोशिश की जा रही है कि इन सभी रेजिस्टेंस का जो ट्रू फॉर्मूला है वो ये है कि रेजिस्टेंस इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखो इनका तो आपने हिसाब कर दिया कि भाई इन सब को मिला के कि किसी एक मटेरियल के लिए अगर ये सब के सब कांस्टेंट ही थे तो इन सब को मिला के एक नया प्रॉपर्टी बनाया जिसको मैंने रेजिस्टिविटी बोला। और देखो परिस्थितियों पे कौन डिपेंड कर रहा है, तो L और A डिपेंड कर रहा है कि वो जो वायर आपने लिया, अब आप कॉपर का कोई सा भी वायर लो, अब इन सब के बारे में तभी चर्चा करेंगे जब ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे। बाकी जिंदगी भर इन सब का प्रभारी बन के कौन बैठा हुआ है, तो रेजिस्टिविटी बैठा हुआ है। अब अगर यहां से देखिएगा तो भविष्य में देखिए कैपेसिटर में क्या बोलते थे कि जो कैपेसिटेंस है जिस दिन बना उसी दिन तय हो गया, तो जो रेजिस्टेंस है जिस दिन बनेगा उसी दिन तय हो जाएगा। कि इसका लेंथ जिस दिन बना उसी दिन तय हो गया कि इसका लेंथ L के बराबर है, जिस दिन बना उसी दिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तय हो गया। और किस मटेरियल से ये बना है, रो तो पहले से ही तय है, तो इसके नीचे लास्ट एक्सप्रेशन लिख दीजिए, R इक्वल टू किसके बराबर हो गया, तो रो L डिवाइडेड बाई A, इसके बराबर रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा। कि रेजिस्टेंस हर कंडक्टर का, हर मेटल का एक प्रॉपर्टी है जो किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो इसको कंप्लीट कीजिए, R इक्वल टू रो L बाई ए, फिर उससे आगे लिखाया जाएगा। तो जैसे कैपेसिटेंस में बोले थे कि ज्योमेट्री और मटेरियल पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस भी आप देख सकते हैं कि ज्योमेट्री और मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो चलिए इससे आगे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले अब ये वाला अरेंजमेंट आपको बार बार दिखाया नहीं जाएगा, ये बार बार नहीं बनाएंगे कि हाँ एक ये कंडक्टर है, अगर इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किए हैं तो इसका जो रेजिस्टेंस है
उसको पोटेंशियल डिफरेंस से कोई लेना देना नहीं, कैपेसिटेंस को कोई लेना देना था क्या, वो तो चार्ज कितना आएगा उसको लेना देना था कैपेसिटेंस से, करंट कितना आएगा उसको लेना देना होगा रेजिस्टेंस से। ये एल है, ये रो है, तो आर इक्वल टू देखिए रो एल डिवाइडेड बाई ए, कि जो रेजिस्टेंस है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है, पहला फैक्टर रो, तो रो किसका, तो रो है आपका मटेरियल पे, कि वो जो रजिस्टर है वो किससे बना है, तो वो मटेरियल का प्रॉपर्टी है कि वो रजिस्टर कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, चाहे आयरन का है, स्टील का है, उसके ऊपर। और दूसरा प्रॉपर्टी कौन सा, तो दूसरा ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, तो इसको सर्किट सिंबल में बार बार ऐसे दिखा दिया जाएगा कि भाई ये रजिस्टर है, लेकिन इसका ट्रू मीनिंग अगर देखे तो वो भी एक वायर ही है जिसका कुछ ज्योमेट्री है। तो ज्योमेट्री का पहला कौन सा, तो ज्योमेट्री में पहला लेंथ है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा एरिया है कि एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बस इतना ही बात समझना है, हो गया करंट का मैकेनिज्म, और आपका आधा करंट इलेक्ट्रिसिटी यहीं पे खत्म हो गया। आधा जब किरचॉफ्स लॉ आएगा तब पढ़ेंगे, उससे उस तक पढ़ने के लिए जितना कॉन्सेप्ट चाहिए मे बी कॉम्बिनेशन के लिए भी आपने पढ़ ही लिया है। तो सबसे पहला बात क्या बोला गया, तो सबसे पहला बात बोला गया कि जब इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड मिला तो उनके अंदर ड्रिफ्ट होना, मोशन होना शुरू हुआ, तो उस मोशन के कारण जो ड्रिफ्ट स्पीड आया वो आया ई डिवाइडेड बाई एम इंटू टाउ के बराबर। अभी कभी जरूरत पड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिश्ता को यूज करते हुए ई भी डिवाइडेड बाई एम एल इंटू टाउ, ये आ गया पहला रिलेशन आपका, किसके किसके बीच में, तो ड्रिफ्ट स्पीड और इसके बीच में। दूसरा रिलेशन देखिएगा तो मोबिलिटी म्यू को डिफाइन किया गया था, कैसे, तो मोबिलिटी म्यू को डिफाइन किया गया था रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड बाय अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो एक्सप्रेशन आया था तो एक नंबर से ही आ जाएगा ई इंटू टाउ, एक नंबर से ही इसका एक्सप्रेशन ला सकते हैं कितना, तो इसका एक्सप्रेशन आया था ई इंटू टाउ डिवाइडेड बाई एम, इसके बराबर ये म्यू का एक्सप्रेशन ऐसे आया। तीसरा एक्सप्रेशन आया I इक्वल टू किसके बराबर, तो एन ए ई इंटू वी डी, की करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में ये रिलेशन होता है। तो तीसरा रिलेशन आपका ऐसे आया। अगला रिलेशन आया कैसे, तो अगला रिलेशन आया आपको, R को आप वैसे लिख सकते हैं V बाई आई के बराबर, कि R इक्वल टू V बाई आई होता है, जैसे C को आप लिखते थे कि C इक्वल टू Q बाई V होता है, बट उनका ना Q से मतलब है ना V से मतलब है, वो तो जिस दिन कैपेसिटर बना था उसी दिन तय हो गया था। उसी तरीके से R इक्वल टू किसके बराबर, तो ऊपर में M नीचे में N E स्क्वायर इंटू क्या टाउ, और यहां से देखिएगा तो यहां से बगल में L बाई ए इसके बराबर, जिसको हम लोग रो L बाई ए बोलते हैं। सबसे लास्ट में रो नाम का एक मटेरियल प्रॉपर्टी है जो बहुत सारे प्रॉपर्टी को कंबाइन करके बनाया गया है, ये हर मटेरियल का अपना अपना होगा। तो इतना ही तो डिस्कशन हुआ है अभी, इसी आधार पे अभी चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखा जाए, तो शुरू किया जाए। हो गया सभी लोग का, ये यही 6 फॉर्मूला आपका जहां कहीं भी यूज होगा कॉम्बिनेशन तक, इसी 6 फॉर्मूला पे सारा प्रॉब्लम्स आप करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। चलिए हटाया जाए। हो गया सभी लोग का, एक ही है, यही ये भी रजिस्टर है। अगर इसका वायर मेटल का वायर हो तो रजिस्टर कहने का मतलब ऐसा बनाया थोड़ी जाता वायर को ऐसे मोड़ मोड़ के, कोई भी वायर है वो एक रजिस्टर है। हर वायर के पास लेंथ होता है, एरिया होता है, रजिस्टिविटी होता है। अब सर्किट में दिखाने के लिए इसको ऐसे दिखाया जाता है कि सर्किट सिंबल ऐसा है। मान लो बैटरी है, बैटरी को ऐसे बनाते हैं क्या, सर्किट में अगर ऐसा बनाना शुरू कर दे बैटरी को, देखे होंगे ना निप्पो बैटरी, और क्या देखते हैं एवरेडी,
तो ऐसे बैटरी को ऐसे थोड़ी बनाते हैं कि उसको ऐसे बना देते हैं ना, वैसे ही एक कंडक्टर है, एक वायर है, ये वायर है मान लो, ये भी एक क्या है, ये भी एक रजिस्टर है, इसके दोनों एक्रॉस टर्मिनल पे कनेक्ट कर दीजिए बैटरी। तो यही बात बोला जा रहा है कि सच में तो अगर ये छोटा सा भी पतला से पतला जो हम लोग का हेयर भी है उसको भी अगर कोई माइक्रोस्कोप में देखेगा तो वो भी तो वायर जैसा दिखेगा, कुछ एरिया होगा, कुछ लेंथ होगा। तो इसी तरीके का बात है कि हर वायर के पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो ये ऐसा हो रहा। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए। तो पहला क्वेश्चन ही लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि द वेरिएशन ऑफ द मोबिलिटी विथ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज करेक्टली depicted in the ग्राफ, कि कौन सा ग्राफ है जो मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड को करेक्टली एक दूसरे के साथ शो कर रहा है। तो पहला बोला जा रहा है कि मोबिलिटी म्यू वर्सेस इलेक्ट्रिक फील्ड ई का ग्राफ ऐसा है। दूसरा बोला जा रहा है ऐसा है। तीसरा बोला जा रहा है म्यू वर्सेस ई का ग्राफ जो है वो ऐसा है। और सबसे लास्ट बोला जा रहा है कि म्यू वर्सेस ई का ग्राफ ऐसा है। सी या ए? सी इज करेक्ट। देखिए बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ऑप्शन ए सही है। उसका रीजन क्या है कि म्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, तो वी डी बाई ई के बराबर। तो जितना ग्राफ हम लोगों ने पढ़ा है वो बोल देंगे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अगर सच में देखा जाए तो वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड ही नहीं करता है, क्योंकि अगर ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला देखे तो वो तो खुद ही ई बाई एम इंटू टाउ इसके बराबर डिवाइडेड बाई ई। तो ई से ई कट गया। देखिए जो म्यू है उसका ड्रिफ्ट स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। तो जिसका किसी से कोई लेना देना नहीं हो, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है। तो कॉपर है तो कॉपर का म्यू, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का म्यू, कि म्यू जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। व्हाटएवर में बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, म्यू का वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहना है। तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन सी जो है ये वाला ऑप्शन हम लोग का सही हो रहा है। चलिए अगला देखा जाए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर इज v, नाउ द area of the conductor is doubled and the current through it is tripled, then the value of drift speed will become, कि वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए। तो पहला बोला जा रहा है कि 2/3 भी इसके बराबर हो जाना चाहिए। अगला बोला जा रहा है कि 3v/2 इसके बराबर होना चाहिए। सबसे सेकंड लास्ट बोला जा रहा है 6 भी, और सबसे लास्ट में बोला जा रहा है v/6। बताइए कौन सा हो रहा है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखते हैं क्या आता है। देखिए सिचुएशन 1 में क्या बोला है कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, कोई एक कंडक्टर है। तो यहां पे I1 जो है इसका वैल्यू अगर I के बराबर है मान लीजिए,
और n तो कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, उसको कंडक्टर से क्या लेना देना है। E भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी होता है, उससे क्या लेना देना है। और एरिया जो पहले वाले का है वो किसके बराबर है, वो अगर a के बराबर है तो ड्रिफ्ट स्पीड जो यहां पे आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है, तो v के बराबर आ रहा है। तो I1 इक्वल टू NA1E इंटू VD1 की n और e वही कंडक्टर है तो उससे तो फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो I इक्वल टू देखिए NAE इंटू भी, इसके बराबर I का वैल्यू आ गया। सिचुएशन 2 में क्या बोला गया कि वही कंडक्टर था और कुछ कुछ चीजों को उस कंडक्टर में बदला गया है। पहला तो द एरिया ऑफ कंडक्टर को डबल कर दिया गया, तो यहां से देखो A2 का वैल्यू जो है वो किसके बराबर, 2A के बराबर होना चाहिए। और करंट को ट्रिपल कर दिया गया है तो I2 का वैल्यू 3I के बराबर होना चाहिए। जैसे यहां पे ये बात वैलिड हुआ है तो कहीं पे भी I इक्वल टू NAEVD होता है, तो I2 इक्वल टू N, तो N तो ठहरा N, यहाँ पे A सिचुएशन का प्रॉपर्टी है तो A2 होना चाहिए। E वो तो मटेरियल से भी इंडिपेंडेंट है, दुनिया में सबके लिए कांस्टेंट, तो NAE हो गया। यहाँ पे ड्रिफ्ट स्पीड इन केस 2 VD2 आपको निकालना है। सबका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 3I के बराबर हो गया, ये N हो गया, ये 2A हो गया, ये E हो गया, और यही VD2 को आपको, या इसको अब VD बोलना चाहे तो VD भी बोल सकते हैं, कि यही वाला ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो आपको निकालना है। तो ये आपका एक्सप्रेशन 2 है, ये आपका एक्सप्रेशन 1 है। हम लोग बना रहे ब्लैक बोर्ड पे बना रहे फर्स्ट टाइम इसी के लिए, नहीं तो एक बार में पुट कीजिए दोनों के लिए आमने सामने और एक बार में रेशियो लीजिए। यहां से देखिए अगर 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दे तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3I बचेगा, तो यहाँ पे I बचेगा। 3I के सामने क्या है, तो N है, 2A है, E है, और क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड VD है। अगर यहाँ पे देखिएगा इसके सामने क्या है, तो N है, A है, E है, और शुरुआत में जो ड्रिफ्ट स्पीड था इसी को तो V बोलते थे। सब कट जाएगा, N से N, A से A, E से E। देखिए यहाँ पे 3 इधर आ गया, तो 3V इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड, तो VD इक्वल टू क्या हो गया, तो VD इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 2 बाई V, इसके बराबर ये VD का वैल्यू ऐसा आएगा कि VD का वैल्यू क्या होना चाहिए, इसके बराबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन किया जाए। तो अगला क्वेश्चन में लिखिए नेक्स्ट बात। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द नंबर density of free electrons in a wire is 10 to the power 30 या 30 पर मीटर क्यूब, द क्रॉस सेक्शन area of wire is 2 mm square, the drift speed of electrons in the wire is 0.4 centimeter per second, then calculate the current। तो ये क्वेश्चन हम लोग बस सभी टर्म्स को समझने के लिए देखिए, थ्रू द वायर। कि देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि एक वायर के बारे में बोला है और उसका बहुत सारा प्रॉपर्टी जिसके बारे में अभी तक चर्चा कर रहे थे, इस बार सभी आपको लिख के दे दिया है। कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देखिए तो 10 टू दी पावर 30 पर मीटर क्यूब ऐसा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के पास है। फिर क्या बोला है कि वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो 2 mm के स्क्वायर है। तो mm स्क्वायर का मतलब होता है
2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर इसके बराबर है। अब इससे आगे देखिएगा तो यहाँ पे E का वैल्यू तो वो तो हम लोग हमेशा जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। NaE मिल चुका है। सबसे लास्ट में देखिए तो ड्रिफ्ट स्पीड का भी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होता है, तो ड्रिफ्ट स्पीड का वैल्यू 0.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो यहां से इसको भी देख सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो 0.4 इंटू 10⁻⁻2 या 4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर। अब हम लोगों को आई निकालना है, तो आई के लिए अपना हमेशा से फॉर्मूला है कि किसी वायर से फ्लो होने वाला करंट, कि ये वायर का प्रॉपर्टी है कि किसका एन कितना ज्यादा या कितना कम हो सकता है, तो 10⁻30 इसके बराबर। ए के लिए देखिए तो 2 इंटू 10⁻⁻6 इसके बराबर। ई तो दुनिया में सभी के लिए कांस्टेंट है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसके बराबर। NaE मिल गया आपको। सबसे लास्ट में VD का बात है, तो VD के लिए देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है 4 इंटू 10⁻⁻3। इसका हिसाब कीजिएगा तो 19 में 6 डालिएगा कितना हो जाएगा 25, और 25 में फाइनली 3 तो 28। तो यहां से कितना का वैल्यू बच गया 10⁻2 बच गया क्या। फिर उधर अगर हिसाब कीजिएगा तो इधर हिसाब करके मिल जाएगा आपको 3.2। 3.2 को कितना से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना 12.8। तो 12.8 तो ये कितना के बराबर आ रहा है 1280। तो 1280 एम्पियर जो भी आया है, तो आई का वैल्यू इस तरीके से। तो यही है वायर में फ्लो करने वाले करंट का रिलेशन अपने सभी एग्जिस्टिंग टर्म से। तो ये सब भी क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें आपको प्लेन कैलकुलेशन करना है और प्लेन फॉर्मूला को याद रखना है कि आई इक्वल टू NaE VD इसके बराबर होता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिए। बढ़ाइए। चलिए अब जो है टिपिकल जो आजकल के जमाने में क्वेश्चन आ रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ क्या बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ two wires of same material is in the ratio of 1:2 and their area is in the ratio of 1:3, then the ratio of their resistivity and resistance will be। पहला बोला जा रहा है कि 1:6 एंड 2:3। अगला बोला जा रहा है 1:1 एंड 2:3। अगला बोला जा रहा है 1:1 3:2। सबसे लास्ट बोला जा रहा है 6:1 एंड 3:2। बताइए क्या होना चाहिए। देखिए यहां पे जब भी कभी पूछे लेंथ बढ़ा दिया, एरिया बढ़ा दिया, जहां कहीं भी सेम मटेरियल दिखे, जैसे बोलता है ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो जब कभी बोलता है कि ये जो वर्ड है, जैसे यंग्स मॉडुलस पढ़ाते थे तो बोलते थे सेम मटेरियल। शुरू में ही बोला गया था कि कुछ चीजें होती है जो मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, जैसे डेंसिटी है, यंग्स मॉडुलस है, रजिस्टिविटी है, कि वो मटेरियल से मतलब मटेरियल के साइज शेप से इंडिपेंडेंट होता है। अगर सेम मटेरियल है
तो पहला बात क्या होना चाहिए, सेम रजिस्टिविटी ऐसा होना चाहिए कि अगर दोनों के लिए जो मटेरियल यूज किया गया है वो अगर बराबर है तो उनका रजिस्टिविटी भी बराबर होना चाहिए। पहला बात तो ये है। अब देखो दो अगर इस तरीके से कंडक्टर्स हैं कि दो कंडक्टर्स हैं तो दोनों के लिए अपना अपना होगा, तो रो1 अगर रो के बराबर है तो कंडक्टर नंबर 2 जो है यहाँ पे क्या होना चाहिए, रो2 का वैल्यू भी रो के बराबर होना चाहिए कि रो1 और रो2 दोनों बराबर होंगे। ठीक है, फिर इससे आगे देखिएगा अगर रो1 और रो2 दोनों इस तरीके से बराबर है तो यहाँ पे अगर इसका लेंथ है L1, इसका एरिया है A1, इसका लेंथ है L2, इसका एरिया है A2, तो हम लोग को क्या प्रॉब्लम में बोला है कि L1 और L2 जो है आपस में 1/2 का रेशियो रखे हैं और A1/A2 जो है वो आपस में कितना का, तो 1/3 का रेशियो रखे हैं। दोनों के रजिस्टेंसेस का रेशियो पूछा है तो R1/R2 यही तो निकालना है। तो किसी का भी रजिस्टेंस, वो जो वायर बना है उसका मटेरियल क्या है, वहां से रजिस्टिविटी, वो जो वायर है उसका लेंथ क्या है डिवाइडेड बाय उसका एरिया क्या है। किसी का भी रजिस्टेंस सिमिलरली यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। यहाँ से रो1 रो2 सेम ही मटेरियल से तो बना हुआ है तो रो1 रो2 ऐसे खत्म हो गया। अगर R1/R2 का वैल्यू देखे तो L1/L2 का सीधा रेशियो यूज किया जाना चाहिए और डिवीजन के रूल के हिसाब से A2 ऊपर और A1 नीचे। R1/R2 देखिए तो L1/L2 1/2, A2/A1 तो रेशियो रिवर्स होना चाहिए। रेशियो कितना आ गया, 3:2 के बराबर। और रो1 और रो2 बराबर थे तो उनका रेशियो तो ऐसा मेंटेन होना ही चाहिए। तो ये इस तरीके से ऐसा होगा। जो अगला क्वेश्चन कराया जा रहा है वो जनरल क्वेश्चन है, उसका और वैरायटी देखेंगे, पहले उस क्वेश्चन को लिख दीजिए। तो अगला क्वेश्चन हटाया जाए इसको। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए, इफ ये जो फॉर्मूला आएगा उसको आपको याद रखना है। इस फॉर्मूला के आधार पे ही आपको 4-5 क्वेश्चन पिछला 10 साल में मिल जाएगा। क्या बोला जा रहा है कि इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू n times, then the new resistance of the wire if original resistance was R। शुरुआत में R रेजिस्टेंस था, n टाइम से स्ट्रेच करने से, तो पहला बोला जा रहा है NR, दूसरा बोला जा रहा है R/N, तीसरा बोला जा रहा है N²R और सबसे लास्ट में बोला जा रहा है R/N²। तो इसमें से कौन सा होना चाहिए ये हम लोग को बताना है। देखिए यहां पे सबसे बेसिक बात यह है कि जब भी इस शब्द को प्रयोग कर रहा है, सी इज करेक्ट, जब भी कभी इस शब्द को प्रयोग कर रहा है कि स्ट्रेच्ड, किसी को स्ट्रेच कर दिया गया, तो स्ट्रेच्ड का मतलब इन जनरल क्या होना चाहिए कि अगर किसी को स्ट्रेच करते हैं, मान लीजिए रबर का नॉर्मल इलास्टिक है, स्ट्रेच करेंगे तो उसका लेंथ जो है वो तो इंक्रीज कर जाता है, बट एरिया क्या होना चाहिए, उसको डिक्रीज कर जाना चाहिए। सिंपल सा बात है, ये पेन ही है, मान लो हाथ से नहीं होगा मशीन से होगा, अगर मेटल का है तो मेटल को तो इजीली, मेटल का प्रॉपर्टी ही है कि मेलिएबल है, इजीली इसको क्या किया जा सकता है, डक्टाइल है, इजीली इसको स्ट्रेच किया जा सकता है। तो अगर इसको स्ट्रेच करेंगे तो जैसे जैसे स्ट्रेच होता चला जाएगा वैसे वैसे पतला होता चला जाएगा, तो एरिया घटता चला जाएगा। यहां पे देखिए अगर कुछ भी हो जाए, स्ट्रेच करने से क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा या बड़ा हो सकता है, लेकिन यहां पे एक चीज जो है, चाहे ये ऐसा हो, चाहे स्ट्रेच करने से ये ज्यादा लेंथ वाला बन जाए, एरिया कम करके, मटेरियल के शेप से उसका रजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करता है कि रजिस्टिविटी तो एक मटेरियल प्रॉपर्टी है कि जो कॉपर है तो कॉपर है। बाद में देखेंगे जैसे यंग्स मॉडुलस किस पे डिपेंड किया था जी, सबसे लास्ट में कौन सा ऐसा चीज था जिसपे डिपेंड किया था फाइनली, टेम्परेचर। वैसे ही ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा लास्ट में, लेकिन सेम मटेरियल के लिए
तब भी सेम रहेगा। सेम मटेरियल के लिए मान लो आयरन को हीट करने से यंग्स मॉडुलस घट जाता, आर इज स्ट्रेच्ड 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस नहीं, ओरिजिनल लेंथ। द न्यू कि न्यू रेजिस्टेंस ऑफ वायर कितना होना चाहिए, तो 16R होना चाहिए। अगर ये बात सबको समझ में आ गया, तो यही बात बोला गया था इन जनरल कि ये सब जगह वैलिड है कि अगर कहीं भी अब बोले 3 टाइम्स स्ट्रेच किया तो 3 का स्क्वायर n स्क्वायर आर जनरल फॉर्मूला हो गया, कि कोई बोले 3 टाइम्स स्ट्रेच किया गया तो 3 का स्क्वायर इंटू आर, कोई बोले 4 टाइम स्ट्रेच किया गया तो 4 का स्क्वायर इंटू आर, कि ये तो जनरल फॉर्मूला है कि अगर n टाइम स्ट्रेच किया गया है तो n का स्क्वायर इंटू आर आ रहा है, तो जितना भी नंबर ऑफ टाइम्स स्ट्रेच किया गया होगा उसका स्क्वायर इंटू आर, ये आपका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि डबल कर दिया गया स्ट्रेच करके तो क्या होगा, ट्रिपल कर दिया गया, 4 टाइम्स कर दिया गया या n टाइम्स कर दिया गया, सभी केस में n स्क्वायर इंटू आर इसके बराबर होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा जाए। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज, कि अगला स्ट्रेच करने का दूसरा तरीका, स्ट्रेच्ड बाय 20%, देन द परसेंटेज change in the resistance of the wire। तो पहला बोला जा रहा है कि परसेंटेज चेंज जो होना चाहिए 10% का, दूसरा बोला जा रहा है 20% का, तीसरा बोला जा रहा 44% का, सबसे लास्ट बोला जा रहा 66% का। बताइए कौन सा लग रहा है सही। तो देखो बहुत पहले एक बात बताया गया था कि जिस क्वांटिटी का वैल्यू अगर आज x है इसको 20% से बढ़ाया जाए तो वो 1.2x हो जाता है। मोमेंटम वगैरह में बहुत फास्ट ये सब बातें निकालने बोला गया था कि किसी का वैल्यू अगर आज y है वो बढ़ के 1.32y हो जाए तो आप बोलेंगे 32% से ये इंक्रीज हुआ है। तो ये सब बात पहले भी परसेंटेज पे बताया गया है। अब यहां से देखिए, तो यहां से इस वायर के बारे में क्या बोल रहा है, यहां से इस वायर के बारे में बोला जा रहा है कि भाई इसका कुछ लेंथ रहा होगा तो L1 को मान लो L, A1 को मान लो A, रो तो रो ठहरा, क्या रो वन क्या रो, स्ट्रेच करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। रजिस्टेंस शुरुआत का R1 इक्वल टू R, ये किसके बराबर, तो रो L बाई ए के बराबर। तो ये तो शुरुआत के प्रॉपर्टीज थे। बाद में आप देखोगे कितना परसेंट से स्ट्रेच, अलग अलग क्वेश्चन हम एक आपको दे देंगे बनाना, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया है। 10%, 15%, 20% से बढ़ा दिया है तो क्या होना चाहिए। अब अगला बार में देखिए क्या बोला जा रहा है कि जो L2 का वैल्यू है, जो L2 का वैल्यू है उसके बारे में अगर हमको बोलना पड़े तो क्या बोला गया कि अगर जिसका वैल्यू x है 20% से बढ़ाओगे तो 1.2x हो जाएगा। तो जिसका वैल्यू L है 20% से बढ़ाएंगे, आप निकाल के देखिए जोड़ घटाओ जो भी आपका परसेंटेज का नियम है, बाकी L2 आएगा। इतना ही पहले शुरू से ही बोला जा रहा है, ऐसे यूज कीजिए। हमको A2 नहीं पता तो अगेन ऐसे सभी प्रॉब्लम में जब शेप बदला जाए वॉल्यूम क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि A1 V1 कि इसका वॉल्यूम इक्वल टू किसके बराबर होगा, तो A2 V2 इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। अगर A1 V1 का वैल्यू देखेंगे तो ये A है, V1 का वैल्यू किसके बराबर, तो A1 L1, यहाँ पे जो भी यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से नाम दीजिए। कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, A1 L1
इक्वल टू A2 L2 की V1 इक्वल टू V2 होगा, वहां से A1 L1 इक्वल टू A2 L2। यहां से देखिए A1 इंटू L1 का वैल्यू L और A2 का वैल्यू निकाला जाना है, और L2 का वैल्यू किसके बराबर है, तो 1.2 टाइम्स ऑफ L। यहां से A2 का वैल्यू देखिए तो A डिवाइडेड बाई 1/2 यहां से आ गया, यही तो आप ढूंढ रहे थे। अब कंपैरिजन करना है, अगर ऑप्शन सी इज करेक्ट। अगर R2 को देखेंगे तो R2 किसके बराबर होना चाहिए, अगर R2 को देखेंगे तो रो ठहरा L2 डिवाइडेड बाई A2 इसके बराबर, रो इंटू इसका वैल्यू 1.2L और A2 का वैल्यू A डिवाइडेड 1.2L। तो देखो रो और L और A तो पहले भी थे, आज भी है, क्या हुआ है यहाँ पे, तो 1.2 इंटू 1.2 रो L बाई A इसके बराबर। तो ये R2 ये किसके बराबर, तो रो L बाई A, यही तो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था। तो 1.44 इंटू R इसके बराबर R2 हो गया। परसेंटेज चेंज निकालने का आपको अगर ज्यादा है तो आप अपना वो भी तरीका यूज कर सकते हैं कि परसेंटेज चेंज मतलब फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। आप यहां पे पुट कीजिए 1.44 माइनस आर, आर और आर कटेगा, आंसर आएगा 44%। हम बोलते हैं ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। जो बात बोला गया कि जेड नाम का एक क्वांटिटी है वो बढ़ के 1.44 जेड हो गया, तो परसेंटेज चेंज 44% का है। ये तो आप सीधे सीधे भी बता सकते हो, उसके लिए ये करने का जरूरत क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, उसकी जरूरत भी नहीं है, बिना उसको यूज किए ही आप बोल सकते हैं। तो बताइए अगर 10% से बढ़ता तो कितना आता आंसर, अगर दोनों को ही अगर मान लीजिए 10% से बढ़ाया जा रहा है, इफ द लेंथ इज स्ट्रेच्ड by 10%, then the change in resistance, बताइए इस बार रेजिस्टेंस का चेंज कितना होगा। 21% इज करेक्ट। इसको सॉल्व कीजिएगा, 1.1 का फैक्टर बचेगा, तो ये 21% इसके बराबर क्या होना चाहिए, 21% के बराबर इसका जो होना चाहिए, यहां पे लेंथ का वैल्यू बढ़ना चाहिए इस तरीके से। चलिए अब हम लोग बेसिक बात सबसे पहले समझे कि कंडक्टर में क्या है, करंट फ्लो का ऐसा ऐसा मैकेनिज्म है। अब ओम्स लॉ को जो है थोड़ा डिटेल में पढ़ने का कोशिश करते हैं और यहां से एक बात को डिटरमाइन करने का कोशिश करते हैं। तो ओम्स लॉ में देखो सबसे बेसिक बात क्या बोला गया कि ओम्स लॉ में जो है वो भी किसके प्रोपोर्शनल आया था, आई के प्रोपोर्शनल आया था कि भी इक्वल टू आई। तो भी इक्वल टू किसके बराबर आया, तो भी इक्वल टू आई आर इसके बराबर आता है। अगर यहां पे आप ग्राफ प्लॉट करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों में से किसी एक चीज को वेरी कीजिए। मान लीजिए इसी को हम लोग बोलते हैं भी आई ग्राफ, कि मान लीजिए जैसे जैसे आप मान लो करंट बढ़ाओगे कि ये एक वायर है, इसके थ्रू अगर पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो यहाँ पे भी आई ग्राफ जो होता है कि शुरुआत में दोनों जीरो तो जीरो रहा होगा, तो भी आई ग्राफ को अगर कंपैरिजन करो तो भी इक्वल टू आर इंटू आई, कि भी का पावर 1 आई का पावर 1, तो इसको किससे कंपैरिजन कर सकते हैं कि y इक्वल टू एम एक्स, इससे कंपैरिजन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस R जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो स्लोप ऑफ भी आई ग्राफ ये क्या होता है, ये भी रेजिस्टेंस होता है कि थीटा इक्वल आर इक्वल टू क्या होना चाहिए, आर इक्वल टू टेन थीटा इसके बराबर होना चाहिए, कि ये आर इक्वल टू टेन थीटा के बराबर हमेशा रहेगा किसी भी केस में। एक बात तो ये हुआ। दूसरा बात देखिए कि कुछ मटेरियल होते हैं सबके लिए स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। मटेरियल जिनके लिए स्ट्रेट लाइन होगा वो ओम लॉ को फॉलो करते हैं, और ऐसे मटेरियल्स को बोला जाता है क्या, ऐसे मटेरियल को बोला जाता है
ओमिक मटेरियल, कि मटेरियल जिनके लिए स्ट्रेट लाइन हो। ओमिक मटेरियल का एग्जाम्पल है कंडक्टर, ओमिक मटेरियल का एग्जाम्पल है आपका जिसको आप रजिस्टर बोलते हैं। और कुछ ऐसे हो सकते हैं जो नॉन ओमिक हो, जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। तो नॉन ओमिक का मतलब क्या हुआ, नॉट स्ट्रेट लाइन। जैसे आप सेमी कंडक्टर पढ़ेंगे तो वहां डायोड वगैरह होता है, डायोड सब ये सब ग्राफ को फॉलो नहीं करेगा, ये बस कंडक्टर का प्रॉपर्टी है, कंडक्टर ही ओमिक मटेरियल है। तो नॉन ओमिक के लिए नॉट स्ट्रेट लाइन एंड ओम्स लॉ क्या होगा, उनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता है, कि ओम्स लॉ सबके लिए वैलिड नहीं है। ओम्स लॉ जो है वो केवल और केवल किसके लिए, कंडक्टर्स के लिए गुड होल्ड करते हैं, बाकी लोगों के लिए ओम्स लॉ जरूरी नहीं है कि ओम्स लॉ आपका सही ही हो, ओम्स लॉ का वैल्यू कुछ और भी हो सकता है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, हटाया जाए इसको। अब देखिए अगला बात जो है आपका वो क्या है कि जो आपका रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल है, कि क्या बोला जाएगा अगला बात में, कि इन सब के बाद जो बोला जाएगा कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ किसका, तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। पहले रजिस्टिविटी का समझते हैं, फिर आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो है वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओम्स लॉ का और एप्लीकेशन कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन जो पढ़ेंगे वो पूरा तो पूरा ओम्स लॉ का एप्लीकेशन वहां होगा। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी में देखो कि रजिस्टिविटी रो को आपने बोला था कि ये किसका है, सबसे पहला बात तो ये किसी मटेरियल का प्रॉपर्टी है। ऐसा जो रो रजिस्टिविटी होता है वो कंडक्टर का सबसे लिस्ट होता है, रो जो कंडक्टर का होता है, उसके बाद रो का किसका बारी आता है, उल्टा हो गया, कंडक्टर का सबसे लिस्ट होता है, कि अगला बारी जो आएगा वो आएगा सेमी कंडक्टर का, और सबसे लास्ट में जो आता है वो इंसुलेटर का आता है, कि ये इंसुलेटर का रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए यहां पे क्या है कि रजिस्टिविटी रो को याद कीजिए, तो रो जो था वो किसके किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो रो आपका डिपेंड कर रहा था, ऊपर में एम था, नीचे में जो और में थे पहले उनको लिख देते हैं, कि नीचे में देखिए एन था, फिर क्या था, ई स्क्वायर था इंटू टाउ था, ये ऐसा था, रजिस्टिविटी ऐसे डिपेंड करता था, और रजिस्टेंस रो एल डिवाइडेड बाई ए ऐसे डिपेंड करता था। देखिए क्या होगा यहां पे कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते हो, कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, कि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होगा, टाउ का वैल्यू जो होगा वो क्या करेगा, टाउ का वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा। देखो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर जो आपका रैंडम मोशन है वो तो हम लोग जानते ही हैं कि जब कभी भी टेम्परेचर बढ़ रहा है तो चांसेस है कि जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन है तो रैंडम मोशन भी इंक्रीज कर जाएगा। तो टाउ को क्या होना चाहिए, टाउ को डिक्रीज करना चाहिए। रैंडम मोशन इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा, फास्टर कोलिजन्स होंगे, कि ये टाउ क्या था, दो टक्कर के बीच का टाइम, स्पीड गेन किया टकरा गया, स्पीड गेन किया टकरा गया। तो अगर ज्यादा फास्ट कोलिजन होगा तो टाउ डिक्रीज कर जाएगा। अगर टाउ डिक्रीज करेगा तो मात्र डिक्रीज कौन किया है, तो टाउ डिक्रीज करेगा। तो ये भी पूछा जाता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से मात्र एक चीज घटा है, वो कौन सा चीज है, कि रिलैक्सेशन टाइम जो है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से घट जाएगा। जो रिलैक्सेशन टाइम कंडक्टर का है, कम रिलैक्स मिलेगा, तुरंत तुरंत फास्ट टकराएगा। अब नीचे का क्वांटिटी अगर घटा है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जिससे डिवाइड हुआ है वो घटा है, तो रजिस्टिविटी को क्या होना चाहिए, रजिस्टिविटी को इंक्रीज करना चाहिए। कि सेम मटेरियल के लिए मान लीजिए कॉपर का 25 डिग्री सेल्सियस पे कुछ रजिस्टिविटी है, तो कॉपर का रजिस्टिविटी ऑन अ हायर टेम्परेचर
और ज्यादा रजिस्टिविटी हो जाएगा। अगर रो इंक्रीज किया तो रो के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा आर का वैल्यू जो है वो भी इंक्रीज करेगा। तो यहां से हम लोगों ने पहला ट्रेंड क्या पढ़ा कि टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हो तो दोनों चीज जो जो बढ़ेगा, रजिस्टिविटी भी बढ़ेगा, रजिस्टेंस भी बढ़ेगा। जो घटेगा एकमात्र चीज वो है रिलैक्स कम मिलेगा और फास्टर कोलिजन होंगे, तो रिलैक्सेशन टाइम घट जाएगा। सिमिलरली अगर किसको टेम्परेचर को आप घटाते हो तो रजिस्टिविटी भी घटेगा और क्या, और रेजिस्टेंस भी घटेगा कूल करने से, और रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। तो ऐसा यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। देखिए किसी ने कहा ही था, इसीलिए इसको रिपीट करना पड़ रहा है कि ऐसा किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि आपका सिलेबस ऑन टाइम खत्म नहीं होगा। पिछले साल से आपका ये साल जबकि इतना डिले हुआ है, उसमें मे भी मेरा पर्सनल रीजन हो, स्टिल आप पिछले साल से 20 डेज आगे हो। जब पिछले साल कंप्लीट हुआ तो इस साल क्यों नहीं कंप्लीट होगा। आप जाके टोक सर के केबिन में देखो, 1 तारीख को पिछले बार इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टेस्ट हुआ था, 1 जनवरी और लास्ट ईयर वाज अ संडे, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ था। आपका तो इलेक्ट्रिक करंट हो रहा, तो आप तो ऑलरेडी आगे हो। तो इसीलिए इस बात के ऊपर ये हमारा गारंटी है, लिखवा के ले लो। आज तक कभी कोई बैच में ऐसा हुआ नहीं है कि सिलेबस खत्म ना हुआ। बहुत लोग बोले खत्म होगा कि नहीं होगा, अरे तुमने कितना बार खत्म किया है यार, हमने तो हर साल खत्म करवाया है ना, तो हम तो सबसे बेहतर जानते हैं खत्म होगा कि नहीं होगा। इसीलिए इस बात का किसी के मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको अगर मान लो 15-16 जनवरी के बाद अगर आपको और जल्दी चाहिए होगा, 2-3 एक्स्ट्रा क्लास दे देना। और जल्दी चाहिए, चलो आज अभी से लेके शाम तक करंट ही पढ़ते हैं तो और जल्दी हो जाएगा, 15 जनवरी को भी हो जाएगा। इसीलिए आपके ऊपर है आप कौन सा डेट चाहते हो। बाकी 20 जनवरी के आसपास आपको खुद दिखने लगेगा कि अब अंत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, बहुत जल्दी सिलेबस खत्म होने वाला है। 3 मॉड्यूल में देखो, जैसे इसी मॉड्यूल में बोला जाए तो इस मॉड्यूल में आपका ये जो आपका टॉपिक है करंट, उसमें से पूरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हटा दिया गया। पोटेंशियोमीटर में 4 क्लास लगता है, कभी आपने पढ़ा हो तो। मैग्नेटिज्म में सबसे खतरनाक है अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म ही हटा दिया गया। तो बहुत कुछ तो माइनस भी हुआ है। हम बोल रहे हैं आप 20 दिन आगे हो, सिलेबस में कुछ माइनस हुआ है, तो फिर क्यों डाउट हो रहा है। कोई डाउट मत रखो, सिलेबस बहुत अच्छे से खत्म किया जाएगा। तुम्हारा जो ऑलरेडी खत्म किया हुआ पोर्शन है उसको तुम थोड़ा टाइम दो रिवीजन में, जो प्रेजेंट चल रहा है उसके साथ चलते रहो। तुम्हारा फिजिक्स में पहले भी गारंटी लिया गया है कि 45 क्वेश्चंस फ्रॉम क्लास नोट्स, कोई रोक नहीं सकता है। और आप जाके मिला के देख लो पिछला 3 साल में 4 साल में जो आया है वो अभी तक के चैप्टर से मैचिंग है कि नहीं। तो जो अभी तक नहीं आया नया, तो अब क्या आएगा नया, वही आएगा अगले साल। इसीलिए उसके बाद